हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, एकदम मज़े में। चलिए, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4, एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए बच्चों, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये नाम जो भी है ना, उसको ध्यान से देखो, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मतलब कि कहीं ना कहीं यहां पे हम क्या स्टडी करने वाले हैं। सोचो, यहां पे हम मूविंग चार्ज को स्टडी करने वाले हैं। बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये भाई साहब जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था ना, ओइस्टर जी, बहुत ही महान आत्मा थे, बहुत ही महान आत्मा है। क्योंकि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना, उससे पहले यह माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी अलग है, मैग्नेटिज्म एक अलग प्रॉपर्टी है। मतलब कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं, समझ में आ जाएगा। बच्चों, मैं बोलूं कि भाई दो मास के बीच में एक फोर्स लगेगा, लोग मान लेंगे। लोगों ने तब भी मान लिया था कि हाँ भाई, दो मास के बीच में फोर्स लगता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बात तो सही है, ठीक है, क्योंकि न्यूटन जी ने साबित करके दे दिया था कि भाई दो मास के बीच में हमेशा फोर्स लगता ही है। और कौन सा फोर्स है वो? यस, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सिमिलरली कूलम जी ने बताया कि भाई दो चार्ज के बीच में भी फोर्स लगता है। बात तो सही है, लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई दो चार्ज के बीच में भी फोर्स लगता है, ठीक है। और वो भी कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो लोगों ने यह भी मान लिया कि हाँ भाई, दो चार्ज के बीच में फोर्स लग सकता है, ठीक है। और उसका नाम क्या दे दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड वगैरह क्या है, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ठीक है। चलिए, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी तब आती है जब दो मैग्नेट के बीच में कोई फोर्स लगा, दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बीच में जो कोई फोर्स लगा, एक मैग्नेट और एक आयन के बीच में जो फोर्स लगा, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं था। इसको क्या बोले, इसका कॉज क्या है, इसका सोर्स क्या है, किसी को पता नहीं था। लोगों ने मान लिया, लोगों ने मैग्नेट को लिया, एक मास को लिया, दोनों को सामने आमने सामने रख दिया, कोई फोर्स नहीं लगा। दो मास के बीच में फोर्स लग रहा था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, लेकिन एक मैग्नेट एंड एक मास के बीच में नहीं लग रहा था। लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों ने बोला कि हाँ भाई, बात तो सही है कि मैग्नेट और मास के बीच में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मैं आयन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे आयन नहीं लेना है, समझ लो, ठीक है। कोई और ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, कोई और ऑब्जेक्ट ले लिया जिसके पास मास है, तो इन दोनों के बीच में तो कोई फोर्स नहीं लगा। मतलब कि ये तो ग्रेविटेशनल वाला फोर्स नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक चार्ज लिया, एक चार्ज बॉडी ली, और इसको यहां पे एक मैग्नेट रखा, और फिर उसके ऊपर देखा कि भाई क्या ये स्टैटिक वाला फोर्स तो नहीं है? वो भी नहीं था। उन्होंने बोला कि यार स्टैटिक वाला फोर्स भी नहीं है। मतलब कि ये दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला, या फिर मैग्नेट एंड आयन के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना, वो कोई तीसरे टाइप का फोर्स है। बच्चों, अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये तीसरा आया मैग्नेटिक फोर्स। तीनों फोर्स ना, वो कांटेक्ट फोर्स नहीं है, उसको फील्ड फोर्स बोला जाता है। मतलब कि बीच में दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट ना भी हो ना, तो भी वो लगते हैं, इसको बोला जाता है फील्ड फोर्स, ठीक है। तो सब कंफ्यूज हो गए, यार ये दोनों में से कोई भी नहीं है, ना तो वो स्टैटिक वाला है, ना तो वो ग्रेविटेशनल वाला है। तो यार ये कौन सा फोर्स है, उनको समझ में नहीं आया। इसका कॉज क्या है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज क्या था, सबको पता था कि भाई मास है, मास की वजह से सारी चीजें हो रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पे मैं स्टैटिक की बात करूं, स्टैटिक फोर्स की बात, तो दो चार्ज है, उनके बीच में स्टैटिक फोर्स लगता है, तो उनको पता है कि यहां पे चार्ज है, एक प्रॉपर्टी है, एक हर एक ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, एक होता है मास, दूसरी होता है चार्ज, ठीक है। तो उसकी वजह से ये फोर्स लगता है। उसका मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना, सारी चीजें उनको पता थी, ठीक है। तो सारी चीजें उनको पता थी, लेकिन ये तीसरा जो फोर्स है ना, इसने भाई सबको कंफ्यूज कर दिया। उसका यूज तो कर रहे थे, उनको पता था कि ऐसा है, लेकिन उसका सोर्स क्या है ना, वो पता नहीं था। मतलब कि क्यों ये इनिशिएट हुआ, क्यों ऐसा हुआ। उन्होंने नाम तो दे दिया कि भाई हाँ चलो मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वाला फोर्स हम लगा देते हैं, इसका नाम मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन इसका कॉज क्या है, उसका सोर्स क्या है, मतलब कहां से इनिशिएट हुआ ऐसा, ठीक है, वो उनको पता नहीं चला, वो उनको पता नहीं चला, ठीक है। तो उसको तीसरा फोर्स बोल दिया कि भाई हाँ ये मैग्नेटिक फोर्स है। कंपास वगैरह भी यूज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि उससे मैग्नेट, एक कंपास बना दिया, जैक स्पैरो का कंपास, याद करो थोड़ा बहुत पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। कंपास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है और आपको सही डायरेक्शन दिखाती है, ठीक है। तो उन्होंने कंपास वगैरह भी बना दिया, सारी चीजें बना दी, लेकिन स्टिल वन थिंग इज मिसिंग, दैट इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसका सोर्स क्या है, मतलब क्यों मैग्नेटिक फोर्स इनिशिएट हुआ।
कहीं ना कहीं कोई जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना इसका। फिर नाम दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी जो मटेरियल होता है उसी के अंदर ऐसा कुछ होता है, इसकी वजह से होता होगा। छोड़ो उसको, ठीक है, उसको छोड़ दो। ये फोर्स है, एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर फोकस करो। ये एक फील्ड वाला फोर्स है, एक्सेप्ट कर लो। दोनों में कांटेक्ट नहीं हो फिर भी लगता है, हाँ एक्सेप्ट कर लिया। देखा एग्जांपल से, सारी चीजें हमने देखी भी, वो सारा एक्सपेरिमेंट करके भी उन्होंने देखा कि हाँ भाई मैग्नेट को अगर नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्ट करेगा, और साउथ साउथ है या नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपेल करेगा। और आपने भी खेला होगा, मैग्नेट से खेलते होंगे, यस और नो, आपने भी खेला होगा, आपको भी पता है सारी चीजें। तो उन्होंने भी ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट वगैरह की और उन्होंने बोल दिया कि भाई इसका सोर्स मत पूछो, सोर्स क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ ये फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर भाई साहब आए ओयस्टर्ड, इन्होंने आके पूरी काया ही पलट दी। मतलब उन्होंने पूरा जो सोर्स है ना वो सीधा निकाल के दे दिया। और एक बात बताऊं, इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया ना वो एक्सीडेंटली हुआ था। ये जो मैग्नेटिक फोर्स की जो सोर्स निकली, मतलब कि सोर्स, इसका कॉज क्या है, सोर्स क्या है, वो ना एक्सीडेंटली हुआ था। हुआ ये था कि ओस्टर्ड भाई साहब ना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने लैब में, बहुत ही अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इनका ये कुछ सेटअप था, ठीक है। यहां पे ये नीडल नहीं थी, ये नीडल नहीं थी, ये मान लो कि कंपास है, ठीक है। मान लो कि नीडल नहीं, ये कंपास है कि जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो उसकी तरह वो क्या करती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट वो डिफ्लेक्ट करती है। तो गलती से उनका एक कंपास जो वो साथ में रखते थे, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। मैंने क्या बताया इनिशियली, मैंने बोला कि भाई जब तक इन्होंने ये सारे ऑब्जर्वेशन नहीं दिए थे ना, तब तक लोग यही मानते थे कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सोचो, लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई ये दोनों जुड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ, ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, ये दोनों यूनिफाइड हो सकते हैं। ऐसा किसी को पता नहीं था तब। लेकिन ये भाई साहब ने जब एक्सपेरिमेंट किया, वो भी एक्सीडेंटली हुआ था। उन्होंने जानबूझ के, मतलब कि वो सही में ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, गलती से कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे और गलती से उनका कंपास वहां पे छूट गया। और जब सवेरे आए देखे कि भाई ये क्या हो गया, और वहां से उन्होंने, उनकी बुद्धि चमकी, उन्होंने, उनके दिमाग में बत्ती जली और उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किए। और फिर उन्होंने बताया कि भाई सोर्स मुझे मिल गया मैग्नेटिक फोर्स का। और कहीं ना कहीं जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे ना कि कभी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई लिंक हो सकता है, वो लोगों को उन्होंने समझाया। और वहीं से ये दोनों यूनिफाइड हो गई और बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मतलब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऐसा क्यों किया इन्होंने यार, ये नहीं करना था। अगर ये इन्होंने नहीं करते ना तो यार एक चैप्टर हमारा यहां से निकल जाता। सर ऐसा नहीं करना था इनको। भाई बात तो सही है, साइंटिस्ट लोगों ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पढ़ाई तो हमें ही करनी होती है, ठीक है। तो क्या करें, इनोवेशन स्टॉप कर दे, इनोवेशन स्टॉप कर दे। बच्चों ये साइंस है, ये साइंस है, जितना हो सके उतना साइंटिफिक रीज़न देना हमारा काम होता है, ठीक है। कोई घटना हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये क्यूरियोसिटी तब थी लोगों में, अब नहीं है। अब कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि भाई मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँ वो करूँ, बस जो भी है चलो उठाओ, कॉपी पेस्ट करो, निकाल लो, ठीक है। कोई इनोवेशन की ओर सोच ही नहीं रहा है। लेकिन सोचो अगर इन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट नहीं किए होते तो क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती जो आज हम कर रहे हैं। सोचो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर ये मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यूनिफाइड नहीं होती तो सोचो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट आता। और बच्चों अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट नहीं आता ना तो यहाँ से मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, हमारा वाईफाई कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसको अब रेडियो सिग्नल नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, चलो नाम सुना होगा, रेडियो वेव्स, रेडियो सिग्नल्स। हम बोलते हैं ना कि टावर से वो वगैरह वगैरह रेडिएशन निकलता है, वो हमें हार्मफुल है हमारे दिमाग के लिए, हमारे बॉडी के लिए, सारी चीज़ें, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़े होंगे 11th स्टैंडर्ड में, तब आपको पता होगा वे सारी जो रेंज होती है ना वो इतना हार्मफुल नहीं है, वो इतना हार्मफुल नहीं है, फिर भी ठीक है चलो मान लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों साथ में होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर, तो प्रोपोगेशन उनके परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ एग्जिस्ट करते हैं उसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। अगर मैग्नेटिज्म में ही पता नहीं होता
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ ही नहीं पाता, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं आता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इनिशिएट ही नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं हमारा सारा मोबाइल कम्युनिकेशन रुक जाता, कोई भी वायरलेस ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, क्योंकि सारे सिग्नल जो भी है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसको आप रेडियो सिग्नल बोलते हो, मोबाइल में से निकला हुआ सिग्नल, वाईफाई का सिग्नल, सारे सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो कितनी चीजों को स्टॉप कर पाते हैं? सोचो, आप सोचते हो कि ये चैप्टर निकल जाता, लेकिन ये चैप्टर निकलने से इसके आगे आने वाले जो जितने भी चैप्टर्स है वो भी निकल जाते, और वो निकल जाते तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी आ पाती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ना तो इलेक्ट्रिसिटी आ पाती, न तो सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाते, कुछ भी नहीं होता, मतलब कि हमारी जिंदगी ना वही आदि मानव जैसे ही रहती। जैसे ना, ये बहुत बड़ी इनोवेशन है। इसको ऐसा ही मत समझो कि सर हमें पढ़ाई में आ गया, यार सर क्या किया इन्होंने, ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना था। अरे भाई किया तो आज हम ये सारी टेक्नोलॉजी को यूज कर पाते हैं, अदरवाइज ये टेक्नोलॉजी यूज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता अगर ये सारे कंसेप्ट नहीं होते तो। ठीक है, तो वी मस्ट हैव टू रिस्पेक्ट देम, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी ये सारी चीज़ों को इनोवेट करने के लिए, इनको खोजने के लिए, तो हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए बच्चों। ये मत समझो कि हमारे चैप्टर में यार इतना, क्योंकि ये ना मैग्नेटिज्म जब भी आता है थोड़ा बोरिंग हो जाता है मैग्नेटिज्म। अब तक क्या था, स्टैटिक था भाई, दो चार्ज यहाँ पे लगा दे, दोनों के बीच में सीधा फोर्स लगता है। स्टैटिक हो तो हमें पता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टैटिक चार्ज जो भी होता है, दो स्टैटिक चार्ज, एक स्टैटिक चार्ज की बात करते तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर सकता है किसी डिस्टेंस पे, वेरी गुड। वहां पे अगर कोई चार्ज को रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो वो फोर्स भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वेरी गुड। तीसरा, तो कोई एक पोटेंशियल, कोई एक लोकेशन पे पोटेंशियल भी दे सकता है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। और उसके बेस पे, पोटेंशियल के बेस पे हमने कैपेसिटर की भी रचना कर दी कि भाई कैपेसिटर, देखो कैपेसिटर भी कितना बड़ा इनोवेशन था। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं होता, अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी पता नहीं होती, अगर स्टैटिक प्रॉपर्टी पता नहीं होती, तो क्या ये कैपेसिटर बना पाते? सोचो, बना पाते? नहीं बना पाते। अरे वो छोड़ो, चार्ज को अगर हम फ्लो नहीं करवाते, चार्ज को अगर हम फ्लो नहीं कर, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो क्या बिजली हमारे घर में आ पाती? नहीं आ पाती। तो सिमिलरली यहां पे एक और चीज पिक्चर में आ गई, दैट इज द मैग्नेटिज्म। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो इसके आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स है ना वो नहीं हो पाते। ऑप्टिक्स को छोड़ दो, बाकी जो भी है वो इसके साथ रिलेट करेंगे, एसी तक अल्टरनेटिंग करंट तक ये सारी चीजें रिलेट होती होगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैग्नेटिज्म ना वैसे भी बोरिंग लगता है, लेकिन क्योंकि इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं और उसी प्रॉपर्टी से अलग एक दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ाई में आती है, तो थोड़ा तो ऐसा होता ही है। ठीक है, यहां पे वहां पे क्या था, जो स्टैटिक वाले जो भी प्रॉपर्टी थी वो सारी एकदम इजी थी, सिंपल थी। यहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा, थोड़ा विजुअलाइजेशन चाहिएगा यहां पे। ठीक है, वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे सीधा फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ जाता था। लेकिन यहां पे थोड़ा विजुअलाइजेशन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों फील्ड अलग है, दोनों फील्ड दिखते नहीं है, दोनों फील्ड को फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि यहां पे विजुअलाइजेशन मैक्सिमम चाहिए, तभी मैग्नेटिज्म में बहुत सारी चीजें समझ में आती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए और दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ाई में आनी है, तो दोनों को जब भी हम साथ में देखते हैं और दोनों में थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा माइंड ना बोलता है कि यार ये क्या हो रहा है, यार ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यस और नो, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको इंटरेस्टिंग बना पाऊं। ठीक है, उसको स्टोरिकल वे में ले जाऊं और आपको समझ में आ सके, उस लेवल से मैं समझा सकूं। ठीक है, मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी। बाकी आप थोड़ा फोकस लगाओगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसमें कुछ इतना बड़ी चीज नहीं है। जस्ट विजुअलाइज करते जाओ कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था। ठीक है, विजुअलाइज करते जाओ। आज सिर्फ हमें यही देखना है, पहले लेक्चर में ओयस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था वही देखना है। ठीक है, तो बच्चों हुआ क्या था, मैं इसको स्टोरी सुनाता हूं। मैंने यह समझा दिया कि पहले ऐसा था कि पहले किसी को पता भी नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हो सकते हैं। लेकिन ये भाई साहब ने एक दिन ऐसा हुआ कि मान लो ये एक स्टोरी है, ये एक स्टोरी, हाँ हुआ था एक्सीडेंटली, लेकिन एक स्टोरी के फॉर्म में सुनाता हूं। हुआ था ये कि भाई ओस्टेड जी ना रात को एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो मैग्नेटिज्म का नहीं कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने एक सर्किट वगैरह बनाई थी, वो कुछ रेजिस्टेंस को वैरी करके कुछ वैल्यू लेना चाहते थे। मैं यहाँ पे सर्किट बनाऊं, तो ये उनकी सर्किट थी, कुछ एक बैटरी उन्होंने लगाई थी और कुछ यहाँ पे खोजना चाहते थे, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ऐसा कुछ था। और यहाँ पे उन्होंने स्विच लगाई थी। ठीक है,
एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अभी जिस तरह से बैटरी कनेक्टेड है तो आपको समझ में आता ही है यहाँ पे कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, आपको पता ही है। एनर्जी कौन डिलीवर करेगा, सोर्स, तो करंट ये डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये करंट फ्लो कर रहा था और वो कुछ सर स्विच तो ऑन कर दो, जी हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने जैसे स्विच ऑन कर दिया तो यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। तो कुछ एक्सपेरिमेंट रीडिंग वगैरह ले रहे थे, उनको कुछ एक्सपेरिमेंट करना था, ठीक है। अभी बहुत देर हो गई थी तो उनको नींद आ रही, तो उन्होंने क्या किया कि भाई चलो कुछ बात नहीं, मैं यहाँ पे सर्किट को ऑफ करता हूँ, यहाँ से स्विच को ऑफ कर देता हूँ और बाकी के जो रीडिंग है वो मैं कर लूंगा, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ से एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर दिया। अभी गलती से यहाँ पे उनका जो ये जो कंपास था ना, वो कंपास यहाँ पे छूट गया। तो उन्होंने ना उनका जो कंपास जो यूज करते थे वो कंपास वो बाजू में जो सेटअप था उसके बाजू में टेबल पे वो उन्होंने रखा और सोने चले गए। जब मॉर्निंग में उठे, आए वापस और यहां से उन्होंने जैसे स्विच ऑन किया तो तुरंत ही सारी चीजों को देखने से पहले उनका ध्यान यहां पे गया, क्योंकि यहां पे ना ये नीडल थी ना वो डिफ्लेक्ट हो गई। नीडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। नीडल जो अपनी लोकेशन पे थी उसे डिफ्लेक्ट हो गई। उनका तुरंत ध्यान इसके ऊपर गया, यार ये क्या हुआ, मतलब मैंने स्विच ऑन की और ये नीडल क्या खराब हो गया मेरा कंपास। तो उन्होंने कंपास को लिया, उठाया, ऐसे ऐसे ठक 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 किया, जैसे करते हैं ना, रिमोट चलता नहीं है तो सेल नहीं बदलते, हम क्या करते हैं, ठक ठक ठक। अरे भाई आप साइंस के बच्चे हो, आप रिमोट ठक ठक करते, अरे यार सेल देखो ना, उसका सेल हो सकता है डिम हो गया हो। अरे इतनी दूर से अगर रेंज से पकड़ नहीं रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि सेल डिम हुआ है यार। इसको ठक ठक करने से क्या होगा, ठक ठक करने से क्या होगा, लेकिन सर ठक ठक करने से चल तो जाता है, वो टेम्पररी चल जाता है। कॉन्टेक्ट में क्या है कि सीधा आप एक्साइट करते हो चार्ज को तो वो हो जाता है। तो इनिशियली थोड़ी एनर्जी आ जाती है और एनर्जी आने से वो सिग्नल चला जाता है, लेकिन अभी टाइम आ गया है, सेल को रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये साइंटिफिकली सोचो। उन्होंने देखा ऐसा ठक ठक किया, यहां पे रख दिया तो वापिस वही डिफ्लेक्शन, वापिस उन्होंने उठाया, यहाँ पे ठक ठक किया, वापिस वो अपने लोकेशन पे आ गया था, जैसे उठाया लोकेशन पे आ गया, वापिस उन्होंने रखा, वापिस वही डिफ्लेक्शन। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये हो क्या रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, यार मैं एक काम करता हूं, स्विच को ऑफ कर देता हूं। तो उन्होंने क्या किया, स्विच को ऑफ कर दिया और जैसे ही स्विच को ऑफ किया ना तो ये जो सुई थी ना वो वापस अपनी लोकेशन पे आ गई। वो कंफ्यूज हो गए, थोड़े एक्साइट भी हो गए कि यार ये हुआ क्या। उनके पास ना एंथुजियाज्म बहुत था। तो उन्होंने क्या किया, वो थोड़े ऐसे बोलते हैं ना कि एक तो एक्साइटमेंट भी होता है कुछ नया जानने का, और एक हमें क्या बोलते हैं कि वो थोड़े कंफ्यूज भी हो गए यार ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूजन और एक्साइटमेंट दोनों साथ में आ गए। तो उन्होंने देखा कि यार ये जब भी मैं स्विच को ऑफ करता हूं तो ये सुई अपने आप वापस आ जाती है अपने लोकेशन पे, और जैसे ही मैं वापस स्विच को ऑन करता हूं तो वो वापस वो डिफ्लेक्शन दिखाती है। मतलब ये हो क्या रहा है यार, ये सुई जो भी है, ये कंपास जो भी है ना, वो तो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। और यहां पे तो कहीं पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोवाइड किया ही नहीं है, मैं तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। और इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट में यार मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया बीच में, यस और नो। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गई। देखो सोचो, तब तक किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ था, यस और नो। और यहां पे एक और चीज, यहां पे जो तार थी ना, उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट में तार यूज किया था ना, जिसको हमने यहां पे नाम दिया है AB, तो ये जो AB तार था ना उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं था, जिसको हम नेकेड तार बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो हमारे घर में जैसे तार यूज होते थे उसके ऊपर कोटिंग होता है, रबर का कोटिंग होता है। ये इसीलिए होता है कि ताकि देखो इसका फील्ड तो आप रिड्यूस कर सकते हो, फील्ड को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन दोनों तार एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए इसके लिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एक कोटिंग होता है रबर का, ठीक है। येलो कलर का, रेड कलर का, ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का, वो अलग अलग कलर के कोटिंग होते हैं। यहां पे इन्होंने जो तार यूज किया था ना वो कोटिंग वाला नहीं था। मैंने समझा था पोटेंशियोमीटर वगैरह में जब हम देखे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो रियलिटी में वो जो कंडक्टिंग तार होता है ना, वायर, उसी को वो लोग रेजिस्टेंस की तरह मानते थे, ठीक है। और इसी से आप उसका एक्यूरेट रीडिंग ला पाते हो, ठीक है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही था। तो उन्होंने देखा कि यार कहीं ना यहां पे प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे कि स्विच ऑन करते हैं करंट फ्लो करता है तो ये जो सुई है वो डिफ्लेक्शन दिखाती है। जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो यहां से वापस वो सुई अपनी जगह पे आ जाती है। और ये जो कंपास है ना, कंपास का रोल सभी को पता है, कंपास हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है, यस और नो। वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। तो वो कंफ्यूज हो गए, यार ये क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट कंफ्यूजन दोनों साथ। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट वापस किया, 2-3 बार रिपीट करते गए, 2, 3, 4, 5 बार। फिर उन्होंने क्या किया, देखो पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सीडेंटली हुआ था।
ये एक्सीडेंटली हुआ था। आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके वापस उसकी पूरी स्टोरी पढ़ सकते हो, ठीक है। जो भी था वो एक्सीडेंटली हुआ था, ये सारी चीजें एक्सीडेंटली हुई थी। सच में उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते नहीं थे, उनकी चाहत कुछ अलग थी, वो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या दिया, व्हेन सफिशिएंट करंट वाज अलाउड टू पास थ्रू ए वायर AB द नीडल वाज फाउंड टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। मतलब कि जैसे ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट, क्यों बोला भाई, मान लो कि इसमें से सर्टेन रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो करवाओगे तो उस हिसाब से करंट जितना फ्लो करेगा, मतलब कि चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज जितने फ्लो होंगे, कहीं ना कहीं यहां पे जो फील्ड जनरेट होने वाला है ना, वो करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करने वाला है। मतलब कि जितना ज्यादा करंट उतना फील्ड ज्यादा हो। जैसे हम बोलते हैं ना, जितना ज्यादा चार्ज उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, अगर वो चार्ज स्टेडी है तो, ठीक है। क्योंकि यहां पे अभी हमें डिफरेंशिएट करना आ जाना चाहिए कि भाई जब भी चार्ज की बात आती है, अगर वो स्टेडी है तो ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। जब भी वो मोशन में होगा तो अभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी नया कंसेप्ट आने वाला है कि मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। यस माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अभी आ गया। मूविंग चार्ज विल ऑलवेज प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी चार्ज स्टेडी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जब भी मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। किसने बताया? ओयस्टर ने। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया, उन्होंने देखा कि बार बार यही हो रहा था। ये कंपास ने दूसरा कंपास लेके आए, स्टोरी सुना रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं था। दूसरा कंपास लेके आए, लगाए, उन्होंने देखा हाँ इसमें भी सेम चीज दिखाई दे रही है। और जितना ज्यादा यहां से, मतलब कि रेजिस्टेंस को उन्होंने क्या किया, यहां पे एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया ना, तब उन्होंने ये रेजिस्टेंस को ना वेरिएबल ले लिया, इसको वेरिएबल, मतलब कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू वो कम करते गए, वैसे वैसे करंट का वैल्यू क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। करंट का वैल्यू क्या होता गया, इंक्रीज होता गया, ठीक है। तो करंट उन्होंने इसीलिए तो ये स्टेटमेंट दिया कि यहां पे इन्होंने स्टेटमेंट कैसे देखे, नीडल वाज फाउंड टू बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। देखो, व्हेन सफिशिएंट करंट वाज अलाउड टू पास, सफिशिएंट करंट मतलब कि उन्होंने देखा कि जैसे जैसे मैं करंट को वेरी करता हूं ना, बैटरी को उन्होंने कांस्टेंट रखा, रेजिस्टेंस को वेरी करते गए, तो उन्होंने देखा कि भाई जैसे जैसे करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, वैसे वैसे डिफ्लेक्शन भी ज्यादा कम हो रहा है, ठीक है। अगर करंट ज्यादा है तो उस हिसाब से डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, करंट कम है तो उस हिसाब से डिफ्लेक्शन भी कम हो रहा है, ठीक है। उन्होंने देखा कि भाई यहां पे जैसा कि ये डायरेक्शन है, जैसे स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप स्विच को ये ऑन करोगे तो इसमें से एक करंट का फ्लो होगा, और जैसे ही वो करंट का फ्लो होगा तो ये जो नीडल थी ना, ये ब्लू कलर वाले, वो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। और नीडल थी वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। करंट की डायरेक्शन देखो, उस हिसाब से वो डिफ्लेक्ट कर गई, ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। जैसे वो इंक्रीज करते गए करंट का वैल्यू, वैसे वैसे वो डिफ्लेक्शन और ज्यादा होता गया। तो डिफ्लेक्शन का जो भी रेट था ना, डिफ्लेक्शन का जो भी वैल्यू था, वो सीधा करंट के प्रोपोर्शनल था, ठीक है। इसलिए उन्होंने बताया कि सफिशिएंट करंट अगर है तो डिफ्लेक्शन दिखेगा। आप सर्टेन इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर का करंट, छोटा सा बुद्धू सा करंट यहां पे फ्लो करवाओगे और ऐसे एक्सपेक्टेशन हो कि ये इतना बड़ा डिफ्लेक्ट हो जाए, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सफिशिएंट करंट देना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए यहां पे उन्होंने देखा कि ये सोई यहां पे डिफ्लेक्ट कर गई। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया, तो अब तक उन्होंने बैटरी को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कनेक्टेड रखा था, अभी उन्होंने क्या किया, बैटरी को उल्टा कर दिया। बैटरी को उल्टा कर दिया तो यहां से फ्लो ऑफ करंट भी चेंज हो गया, ठीक है। तो उन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा कि द डिफ्लेक्शन ऑफ ए नीडल वाज फाउंड टू बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। उन्होंने क्या देखा, यस स्टेटमेंट देखो, द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल वाज फाउंड टू बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ ए करंट। मतलब कि जैसे ही उन्होंने बैटरी को उल्टा कनेक्ट किया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, और जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो वैसे यहां पे ये जो नीडल का डिफ्लेक्शन था ना, वो भी चेंज। पहले यहां पे डिफ्लेक्ट हो रही थी, ये बाजू लेफ्ट हैंड साइड पे डिफ्लेक्ट हो रही थी, मतलब कि मैं बोलूं इसको एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन हो रहा था, यहां पे अभी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन हो, मतलब कि जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो यहां पे डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा, ठीक है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया, यस और नो। एंड द थर्ड वन, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल चेंज्ड विथ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जो मैंने पहले ही बताया कि जैसे जैसे इन्होंने रेजिस्टेंस को वेरी करके देखते गए, तो वैसे वैसे डिफ्लेक्शन, जितना करंट मैक्सिमम हो रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा था, वैसे वैसे डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, दोनों केस में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये तीन ऑब्जर्वेशन इतने जबरदस्त दिए कि जहां से शुरुआत हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, यस और नो। अगर ये एक्सीडेंटली अपना कंपास नहीं छोड़ देते तो शायद ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। देखो, हो तो पाती,
1 साल 2 साल 3 साल, अरे अब 20 साल के बाद कोई तो ये एक्सपेरिमेंट करता ही करता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग ना इतने एंथू थे। हम लोग क्या करते हैं, अभी भी यही पढ़ रहे, हम कभी इसमें आगे सोचने की नहीं सोचते, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं था, किसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते, तब ऐसा दौर चल रहा था, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो सबको पढ़ाई करके निकलना है बस। छोड़ो, कंट्री को छोड़ो, बाहर जाओ, बाहर की कंट्री में जाओ, अपनी टैलेंट वहां पे दिखाओ। अपनी कंट्री का क्या, कुछ नहीं। चलो एनीवेज, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे, तो कहीं ना कहीं अब इनकी दिमाग की बत्ती चमकी कि भाई यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, मूविंग चार्ज प्रोवाइड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो जिसका सोर्स पता नहीं था ना कि यार ये दोनों के बीच में, 2 मैग्नेट के बीच में फोर्स आ रहा है, एक मैग्नेट और आयन के बीच में फोर्स आ रहा है, लेकिन इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स है मूविंग चार्ज। सोर्स क्या है, सोर्स है मूविंग चार्ज। और ये किसने बताया, ओयस्टर ने बताया। ओयस्टर ने बताया कि भाई ये डिफ्लेक्शन की वजह से उन्होंने दोनों एक्सपेरिमेंट किए, पहले बैटरी को सीधी लगाई, फिर उल्टी करके लगाई, दोनों केस में सेम ऑब्जर्वेशन उनको दिखे कि जैसे जैसे ये करंट का वैल्यू इंक्रीज करते थे तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो रहा था, करंट का वैल्यू डिक्रीज करते थे तो डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज हो रहा था, जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो रही थी। मतलब कि कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तो कंपास है ना, वो तो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत हुई मैग्नेटिज्म की। उन्होंने बताया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो। तो जिसका सोर्स पता नहीं था ना कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, जैसे कि बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या आपका बोलोगे, आप बोलोगे सर स्टेडी चार्ज। क्या बोलोगे, स्टेडी चार्ज। अगर कोई एक स्टेडी चार्ज को रखा हुआ है, वो स्टेडी है, स्टेडी बोल रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या है बच्चों, स्टेडी होना, यस सुनो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब कि व्हेनेवर द चार्ज इज स्टैटिक, at that time whatever the field is provide, that is called the electrostatic field, yes or no, electric field। तो उसका कॉज क्या है, उसका सोर्स क्या है, स्टेडी चार्ज। तो वैसे ही यहां पे अगर मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कॉज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कि whenever the charge is in the motion at that time it will provide the magnetic field, yes or no। आई बात समझ में। अरे भाई इतना समझो कि जब चार्ज मोशन में है, मूविंग चार्ज ऑलवेज प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां से उन्होंने बताया कि अभी मुझे मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड का कॉज, सोर्स मिल चुका है, एंड दैट इज द मूविंग चार्ज। इसका सोर्स क्या है, मूविंग चार्ज है, ठीक है। तो ये थे ओयस्टर के ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस लिए थे, और ये ऑब्जर्वेशंस उन्होंने जो दिए, वहां से इन्होंने बताया कि जब भी चार्ज मोशन में होता है तो वो अपने आसपास क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है, ठीक है। क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है, ठीक है। तो यहां से हमारे लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो गई, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बी से डिनोट किया जाता है। अभी ये जो बी है ना सर, मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इसको कैपिटल ई से दिखाते थे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो आप इसको क्यों कैपिटल बी से दिखा रहे हो। अरे भाई वो इसलिए कि ओयस्टर ने तो सिर्फ इतना ही एक्सपेरिमेंट किया था, इसका जो भी ऑब्जर्वेशन था इतना ही ऑब्जर्वेशन दिया था, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कितनी इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यहां से मान लो कि ये तार है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, मतलब कि चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसके यहां से आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ट्वाइस आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सारी चीजें वो इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। वो एक्सपेरिमेंट मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक्सपेरिमेंट बायो सावर्ट ने आगे किया था, और उन्होंने उसका फॉर्मूला दिया था कि यू कैन फाइंड आउट दिस मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो कहीं ना कहीं उनके याद में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अभी ये जो फील्ड है ना भाई, फील्ड डायरेक्शनल वेक्टर है, फील्ड डायरेक्शनल वेक्टर है, ठीक है। तो यहां जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड था, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, ठीक है, वो भी डायरेक्शनल वेक्टर था, वैसे ही यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, एक डायरेक्शनल वेक्टर है। मतलब कि सर क्या मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है, जी हां डायरेक्शन होती है, दिखाता हूं, समझाता हूं, डायरेक्शन में समझाता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका यूनिट क्या है, टेस्ला। सर टकला, अरे टेस्ला बोले भाई, टकला नहीं बोले भाई, टेस्ला बोले, ठीक है, इट इज अ टेस्ला। चलो, सो मैग्नेटिक फील्ड जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल बी से, जो एक वेक्टर क्वांटिटी, तो आइडियली अगर मुझे रिप्रेजेंट करा तो मुझे ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी बात आती है यहां पे, चलो इतना तो समझ में आ गया कि ओयस्टर जी ने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दिए, ऑब्जर्वेशन बहुत ही बढ़िया थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही सफिशिएंट करंट किसी सर्किट में से या फिर किसी तार में से, मान लो कि तार ए बी है, अगर आप किसी ए बी तार में से कोई
चार्ज का फ्लो करवाते हो, मतलब कि करंट का फ्लो है, तो उसके आसपास अगल बगल में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर आप किसी कंपास को रखोगे तो उसकी सोई डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, जैसे ही आप बैटरी को उल्टा कर देते हो, उल्टा करके लगाते हो, मतलब कि करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो, तो इसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज। पहले ऐसे डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, अभी सुई ये वाली डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा था उन्होंने, जैसे आप करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते हो वैसे वैसे डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। यस सुनो, तो वो सीधा प्रोपोर्शनल होता है करंट के मैग्नीट्यूड से। डिफ्लेक्शन कितना डिफ्लेक्शन करेगा वो सीधा प्रोपोर्शनल होता है यस करंट के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जर्वेशन उनके थे जो उन्होंने दिए थे, और वहीं से शुरुआत हुई मैग्नेटिज्म की। और यहां से देखो, यहां से लिंक आ गई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग मोशन ऑफ चार्ज। भाई किसी कंडक्टर में से चार्ज फ्लो कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इसके आगे वाला चैप्टर पढ़े कि नहीं पढ़े, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आई। अरे नहीं आई, अरे फील्ड आई यार, नहीं आई, अरे भाई आई ना, देखो ना, करंट का फ्लो हुआ तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना। अगर स्टेडी चार्ज होता तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनता, सर क्या बोल रहे हो, अरे यार यहां पे चार्ज का फ्लो हुआ तो ही तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ओस्टर ने क्या बताया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कहीं ना कहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो ये तो हो गए ना दोनों में लिंक, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म दोनों लिंक्ड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिज्म है, यस और नो। और इसीलिए इन दोनों को यूनिफाइड करके हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यस और नो। मतलब कि मूविंग चार्ज ही नहीं होता तो कभी हमें यह सोर्स पता ही नहीं होता, यस और नो। हाई बात समझ में। चलिए, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, क्योंकि हमने यहां पे बताया कि मैग्नेटिक फील्ड तो भैया डायरेक्शनल वेक्टर है, वो तो भाई डायरेक्शनल वेक्टर है ना, जी हां डायरेक्शनल वेक्टर है। तो अभी फील्ड की डायरेक्शन निकाले कैसे, फील्ड का डायरेक्शन निकाले कैसे, मतलब कि फील्ड कौन सी डायरेक्शन में यहां पे जनरेट होगी वो मुझे नहीं पता है। जैसे कि मैं अगर एक सिंगल चार्ज की बात करूं, अगर मैं सिंगल चार्ज की बात करूं तो एक सिंगल छोटा सा चार्ज होता है ना, जब वो स्टेडी होता है तब हमें पता है कि वो अपने आसपास अगल बगल में क्या देता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो हम इसको कैसे दिखाते हैं, इसके सर्कुलर फॉर्म में। ऐसे वो सर्कुलर नहीं मानते, वो एक स्फेरिकल होता है। ये चार्ज है तो उसके अगल बगल में स्फीयर में बड़ा सा, स्फीयर को बड़ा करते जाओ तो वहां पे बड़े करते जहां तक आप जा सकते इन्फिनिटी तक, बड़ा स्फीयर, सभी जगह पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब कि इसको हम ओमनी डायरेक्शनल फील्ड बोलते हैं। ठीक है, यस और नो। तो वैसे ही यहाँ पे एक तार के अक्रॉस, मतलब कि मान लो ये तार है, इसमें से करंट जा रहा है, इसमें से करंट जा रहा है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस में, इसके अगल बगल में फील्ड कहां जनरेट होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, कहां पे होगा, अरे चारों दिशाओं में होगा, चारों दिशाओं में होगा, यस और नो। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकाले, इसकी डायरेक्शन कैसे निकाले। तो डायरेक्शन निकालने के लिए उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां से फील्ड कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब कि कौन सी डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन होगी ड्यू टू दिस मोशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो उन्होंने निकाला। और वो है यहां पे, देखो दोनों फिगर को देखो, ध्यान से समझो, ये समझाते हैं, ध्यान से समझना। हाँ, एक सेकंड देख लेते हैं जरा, इसमें फोकस तो नहीं गया ना, हाँ फोकस बढ़िया है। चलो तो यहां आ जाओ मुन्ना लोग, देखो उन्होंने क्या किया, ये दोनों क्या है, करंट की डायरेक्शन है। सर ये क्या दिखा है, मतलब ये डॉट और क्रॉस, ये कहा है बे, अरे भाई समझो, एक तार ऐसा है कि जो ये वाला जो बॉर्ड वाला जो प्लेन है ना उसके परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये बॉर्ड है जहां पे मैंने ऐसे मैग्नेट रखे हुए, ये सारे जो भी है ना कंपास है, वो सारी सुई है, मैग्नेटिक सुई है, नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक केस में करंट को अंदर भेजा और एक केस में करंट को बाहर निकाला। ठीक है, जैसे कि इसकी बात करो तो ये बाहर वाला करंट दिखा, अरे भाई वेक्टर क्वांटिटी, करंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर करंट तो आप बोले थे ना टेंसर क्वांटिटी, अरे भाई जब डायरेक्शन की बात आती है ना तब वो वेक्टर को फॉलो करता है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आती है तभी वो स्केलर को फॉलो करता है। याद करो मैंने ये बोला था, टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी जब भी डायरेक्शन की बात आती है तो वेक्टर बन जाता है, लेकिन जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो स्केलर बन जाता है। बोला था कि नहीं बोला था, यस और नो। यहां पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो डायरेक्शन के लिए करंट क्या है, डायरेक्शनल वेक्टर है, यस और नो। तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों वेक्टर में पढ़े होंगे, ये क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनसाइड,
क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनसाइड, एंड डॉट का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। सोचो, याद करो थोड़ा वेक्टर वाला, सर वो 20 साल पहले पढ़े थे, कैसे याद आएगा। वेरी गुड। तो अभी तो समझो, अभी तो समझ लो, मतलब कि वेक्टर को हम तीर से दिखाते हैं। अगर तीर अंदर जा रहा है, तीर अंदर जा रहा है, तो आपको क्या दिखेगा, तीर क्या दिखेगा, एक क्रॉस, मतलब कि वो आगे वाला जो तीर होता है ना, वो आगे नुकीला भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नहीं पता है, छोड़ो ना। मतलब कि वो ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसे, और पीछे भी ऐसा 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 होता है, ठीक है, ऐसा 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 दिखाते हैं ना। तो जब वो अंदर जाता है तो क्या दिखता है, क्रॉस दिखता है, अंदर जाता है तो क्रॉस दिखता है। और जब भी बाहर आता है तो सिर्फ उसका पॉइंट दिखता है, भाई आगा खूब पांच, ठीक है, वो बाहर आएगा खूब पांच, यस और नो। तो बाहर आएगा तब पॉइंट दिखता है, जब अंदर जाएगा तो क्या दिखता है, वो क्रॉस दिखता है कि नहीं, है कि नहीं। तो जब भी क्रॉस दिखता है तो इसका मतलब क्या है, वो तीर जो भी है ना, वो एरो जो भी है वो अंदर जा रहा है। एंड जब भी डॉट दिखता है तो एरो बाहर आ रहा है। उसी को करंट से जोड़ दो। करंट अगर अंदर जा रहा है तो हम इसको क्रॉस से दिखाएंगे, इनसाइड। क्रॉस का मतलब होता है वेक्टर को शो करने का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जब भी कोई वेक्टर अंदर जाता है, इनसाइड जाता है, तो उसको हम क्रॉस से दिखाते हैं, और बाहर आता है तब डॉट से दिखाते हैं। तो मान लो बच्चों, ये वाला जो प्लेन है, जो बॉर्ड है, वहां पे एक्चुअल में उन्होंने कार्डबोर्ड लिया था, लेकिन यहां पे मान लो कि मेरे पास जो ये बोर्ड है वो बोर्ड है जहां पे मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारी नीडल को, इसके यहां पे एक तार है, और तार ना ये बोर्ड के जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर है। मतलब कि ये मान लो कि ये वाला तार है, ठीक है, जो तार बाहर आ रहा है, ठीक है, ये तार बाहर, अंदर से बाहर, मतलब कि अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है, समझिए। तो ये तार जो भी है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इसके अगल बगल में मैंने क्या किया, ये सारी मैग्नेटिक नीडल्स को ऐसे प्लेस कर दिया, और मैंने क्या किया, सर्किट को, इसको सर्किट के साथ ज्वाइंट कर दिया, और इसमें से करंट का फ्लो करवाया। करंट कैसे फ्लो करवाया, ये वाले केस में करंट मैंने ऐसे फ्लो करवाया। कैसे फ्लो करवाया, करंट मैंने अंदर से बाहर आता फ्लो करवाया, ठीक है। जो भी सर्किट मैंने कनेक्ट करी थी उसमें करंट अंदर से बाहर आ रहा था, ठीक है, अंदर से बाहर, फिर वापस अंदर जा, अंदर से बाहर। तो जब मैंने देखा तो ये सारी नीडल्स जो भी थे ना, उसका नॉर्थ पोल ना ये साइड पे, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज हो गए। जैसे ही मैंने ये एक्सपेरिमेंट, मैंने स्विच ऑन की, और ये वाला जो वायर है जिसके आसपास सराउंडिंग में मैंने क्या किया था, सारे मैग्नेटिक नीडल रखी थी, और जैसे ही मैंने यहां पे सर्किट को ऑन किया तो जो भी करंट अंदर से बाहर आ रहा था ना, जो भी करंट यहां पे अंदर से बाहर आ रहा था, जो भी करंट अंदर से बाहर आ रहा था, वो करंट की वजह से सारी नीडल जो भी थी ना, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज हो गए। मतलब कि नॉर्थ पोल, ये जो शेडेड एरिया है ना, वो नॉर्थ पोल दिखा रहा है, और वो साउथ पोल, जो ब्लैंक है वो साउथ पोल दिखा रहा है। तो ये वाली डायरेक्शन में अरेंज हो गए। फिर मैंने क्या किया, मैंने बैटरी को उल्टा कनेक्ट कर दिया, और फिर स्विच ऑन किया, तो करंट क्या, अभी ये अंदर जाएगा, करंट अंदर जा रहा था, तो यही तार था, आजू बाजू जो नीडल वगैरह रखी थी वो ऐसे ही थी, और करंट अभी क्या हो रहा था, अंदर की ओर जा रहा था, करंट अंदर की ओर जा रहा था। जैसे अंदर की ओर जाता, सारी नीडल ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज हो गई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब कि नॉर्थ पोल जो भी है वो राइट हैंड साइड पे, और साउथ पोल लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए, ठीक है। ये जो शेडेड एरिया है वो नॉर्थ पोल है, और ये जो ब्लैंक एरिया है वो साउथ पोल दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे अरेंज हो गए। तो कहीं ना कहीं यहां से समझ में आया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ये सारी नीडल ना एक सर्कल में ऐसे अरेंज हो गई, सारी नीडल यहां पे भी सर्कल में अरेंज हो गई। इसका मतलब ये होता है कि यहां पे कहीं ना कहीं ये तार के सराउंडिंग में सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। पहला ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसकी डायरेक्शन कैसे निकाले, उसकी डायरेक्शन कैसे निकाले, तो आप ना राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करके इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। क्या करना है, थंब को, ध्यान से सुनना, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, और उंगलियों को फोल्ड करो। जिस डायरेक्शन में उंगली फोल्ड होगी ना, जिस डायरेक्शन में उंगलियां फोल्ड होगी, वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। देखते हैं, ध्यान से देखो, यहां पे करंट क्या बाहर आ रहा है, करंट आउटसाइड है ना, बाहर आ रहा है, ठीक है। ये मेरा तार है और इसमें से करंट बाहर है, डॉट का मतलब क्या है, आउटसाइड, ठीक है। उसकी डायरेक्शन में थंब को रखो, ठीक है, थंब को रख दिए। अभी क्या करो, उंगलियों को फोल्ड करो। जिस डायरेक्शन में बच्चों आपकी उंगली फोल्ड हो रही है ना, दैट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो नॉर्थ पोल कहां पे, ये है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां पे देखोगे तो ऐसे, यहां पे देखोगे तो ऐसे ऐसे करते जाओ, यस और नो। तो ये क्या हो गई, इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई, एंटी क्लॉकवाइज, यस और नो, क्या आई, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली यहां पे देखो, करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, ठीक है। अगर करंट अंदर जा रहा है, पहले तो थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करो, ठीक है, चलो वो डायरेक्शन में प्लेस हो चुका है। अभी
उंगलियों को फोल्ड करो। कौन सी डायरेक्शन में? उंगलियों को भाई उंगलियां कहां फोल्ड होगी? ऐसे उल्टी फोल्ड करोगे? उल्टी फोल्ड करोगे? कैसे फोल्ड करोगे? उंगलियां कैसे फोल्ड करोगे? ऐसे फोल्ड करोगे, ऐसे फोल्ड करोगे? सीधी बात है। तो आपको उंगलियां जिस डायरेक्शन में फोल्ड हो सकती है आपकी उंगलियां, उसी डायरेक्शन में फोल्ड करना है। तो मेरे हिसाब से मेरी उंगलियां तो ना भाई, जब भी मैं थंब को ये अंडर वाली डायरेक्शन में रखता हूं तो मेरी उंगलियां ना ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोल्ड होगी। बस यही हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यही हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दैट्स इट, सिंपल। यस और नो? जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब को रखो। जिस डायरेक्शन, मान लो कि करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, करंट बाहर आ रहा है, तो थंब को बाहर की डायरेक्शन में रखो और फिर क्या करो? उंगलियों को फोल्ड कर दो। जैसे ही उंगलियां फोल्ड करोगे, जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां फोल्ड होगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतनी आसान चीज है, सोचो। या सुनो, बहुत ही आसान है। उन्होंने तो पहले एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे निडल को यहां पे रखी सराउंडिंग में, और फिर जब भी करंट पास करा तो निडल सारी जैसे जिस डायरेक्शन में अरेंज हुई उस हिसाब से उन्होंने देखा, फिर देखा कि यार हो तो ये रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में थंब को रखोगे और जिस डायरेक्शन में उंगलियां फोल्ड होगी वो डायरेक्शन निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, जैसे कि यहां पे फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये यहां पे फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये ऊपर। यहां के फील्ड की डायरेक्शन देखते जाओ। सिमिलर यहां पे इनसाइड नहीं आउटसाइड है, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। यस और नो? है कि नहीं? तो डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो और उंगलियां को फोल्ड करो। जिस डायरेक्शन में उंगलियां फोल्ड होगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। राइट एंड थंब रूल का यूज करके आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, खैर उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट किया था और फिर हम उन्होंने डायरेक्शन दिखाई थी, लेकिन हमें सीधा थंब रूल अप्लाई करना, लेफ्ट वाला नहीं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। सर मेरी उंगलियां ना उल्टी भी फोल्ड होती है। नहीं भाई, सीधी फोल्ड करनी है। ठीक है, सीधी फोल्ड, थम्स अप दिखाने के लिए सीधी फोल्ड करनी पड़ती है, उल्टी नहीं फोल्ड कर सकते। क्या हो भाई आप? चलो ठीक है, तो ये हो गई बात हमारे पहले पॉइंट की, ओयस्टर एक्सपेरिमेंट। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, थोड़ी हिस्ट्री वगैरह देखें, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। कल से स्टोरी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि कल ना रियलिटी को मैं फेस करवाऊंगा। फोर्स, चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स, वो सारी चीजें कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आशा रखता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिंपल से ऑब्जर्वेशन है, आपको याद हो जाएंगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था और वही एक्सीडेंटली हुआ था। उनका कंपास छूट गया था जहां पे उनका सेटअप था, और फिर जब सवेरे उठे तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो ये हुआ। या सुनो, और फिर वहीं से उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया। खैर उनका काम ये नहीं था, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन से एक नई घटना बन गई कि यहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स पता चल गया कि मूविंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और फिर ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया ना, उसके बाद बायो सावर्ट जी है जिन्होंने ये फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला भी दिया, और फिर हमें फोर्स का भी फॉर्मूला मिला, सारी चीजें मिले। अभी एक्चुअल में होता क्या है, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी चैप्टर नंबर 1 था तब भी मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले ना फील्ड इंटेंसिटी पढ़नी चाहिए, उसके बाद फोर्स पढ़ना चाहिए। लेकिन यहां पे ना पता नहीं क्यों ऑर्डर यहां पे उल्टा ही चलता है, पहले फोर्स पढ़ाया जाता है और फिर फील्ड इंटेंसिटी। मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर फील्ड है तो फोर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फील्ड इंटेंसिटी ही कन्वर्ट होती है फोर्स में। जैसे कि अगर आपको यकीन नहीं आएगा तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि ये चार्ज क्यू है और ये चार्ज क्यू बेचारा अकेला था, तो आर डिस्टेंस पे उसकी वजह से किसका एग्जिस्टेंस था? फील्ड का। ठीक है, जब यहां पे कोई नहीं था तब भी यहां पे ये चार्ज की वजह से फील्ड तो थी, इंटेंसिटी तो थी। क्या सुनो, तो पहले किसका एग्जिस्टेंस आता है? इंटेंसिटी का। पहले इंटेंसिटी एग्जिस्ट करती है। अब जैसे मैं यहां पे कोई चार्ज को प्लेस करूं, मान लो कि क्यू नॉट को प्लेस किया, तो तुरंत ये इंटेंसिटी किस में कन्वर्ट हो गई? फोर्स में। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्यू नॉट ई के बराबर। ये फॉर्मूला पढ़े हो ना आप? यस और नो? तो कहीं ना कहीं पहले ना इंटेंसिटी पढ़नी चाहिए, मतलब कि फील्ड पढ़ना चाहिए, उसके बाद फोर्स आना चाहिए। यस और नो? लेकिन चैप्टर नंबर 1 बोलो या फिर ये चैप्टर बोलो, पहले फोर्स पढ़ाया जाता है और फिर फील्ड आता है। अगर आपको सही से समझना है तो क्योंकि हमने यहां से क्या देखा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता देखा, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं यूजिंग द बायो सावर्ट लॉ, वो पहले टॉपिक होना चाहिए, उसके बाद फोर्स आना चाहिए। यस और नो? लेकिन एनसीईआरटी में पहले फोर्स आता है, फोर्स का फॉर्मूला, लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है, और फिर उसके बाद बायो सावर्ट का रूल आता है। तो जिस
रूल में, मतलब जिस फ्लो में हमें दिया गया है उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप पहले बायो सावर्ट का लॉ पढ़ोगे और उसके बाद यहां पे फोर्स पे आओगे तो आपको बढ़िया सा, वैसा कोई लिंक नहीं है वहां पे, लेकिन पहले फील्ड पढ़ना जरूरी होता है। तभी आपको फील्ड इंटेंसिटी पता हो जाए, वो कैसे निकलो सारी चीजें पता हो जाए, उसके बाद आप फोर्स पे जाओ तो आपको बढ़िया रहेगा यार। यहां पे भी हमें इतना ही करना है। देखो कोई भी एक प्रॉपर्टी, स्टैटिक था तो भी हमने कितनी चीजें देखी थी स्टैटिक से रिलेटेड, एक तो पहले फोर्स देखा था फिर फील्ड, ठीक है। तो यहां पे भी हम क्या देखने वाले, पहले फोर्स और उसके बाद फील्ड, ठीक है। दो ही चीजें तो निकालनी है। ये हमारे लिए थोड़ा नया आया कि भाई पहले स्टैटिक था तो स्टैटिक से रिलेटेड स्टैटिक प्रॉपर्टी थी, अभी यहां पे मूविंग चार्ज है, इतना ही है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आपको सोचने पे मजबूर करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपको उसका रीजन पता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार एक्चुअल में मूविंग चार्ज की वजह से क्यों सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, क्यों वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। उसका रीजन आपको कल समझ में आएगा, ठीक है, अगर आप समझ सको तो। नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की, लेकिन यहां पे थोड़ा विजुअलाइजेशन रखोगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये फील्ड क्यों इनिशिएट हुआ और ओयस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि हमारे नए वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज उनको भी हमारे चैनल शेयर करो, ताकि उनको भी बोलो कि सब्सक्राइब कर दे, ताकि उनको यहाँ पे एनसीईआरटी रिलेटेड सारे पॉइंट्स हम कवर करवाते जाएंगे, ठीक है। टिल दैट एंजॉय योर डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।